तो बच्चों, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या देखो, आफ्ताब जो है वो अपनी डॉटर को बोलता है दैट 7 year ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। मीन्स 7 year पहले जो उसकी डॉटर की एज थी और जो 7 year पहले आफ्ताब की एज थी वो उसकी एज 7 times थी। मीन्स डॉटर की एज जो अगर एक थी तो उसकी एज 7 थी बच्चों। और सेकंड वो बोलता क्या है कि 3 years फ्रॉम नाउ मीन्स आज के 3 साल बाद जो आफ्ताब की एज होगी वो 3 times होगी उसकी डॉटर्स की। अब हमें क्या करना है बच्चों, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करता है, मैंने मान लिया लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू ए। मैंने मान लिया प्रेजेंट एज जो आफ्ताब की है वो ए, एंड लेट प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, जो उसकी डॉटर है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो मैंने मान ली डी। तो बच्चे ये मुझे बताओ 7 years एगो, 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या थी? आप कहोगे सर A-7। ठीक है बच्चों, और उसमें देखो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, और 7 साल पहले डॉटर की एज क्या होगी बच्चों? D-7। और इसमें लिखा है आई वॉज 7 times, मीन्स ये जो वैल्यू है ये हमारे इस वैल्यू के 7 times है बच्चों। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 आ गई बच्चों। मैं इसको फटाफट से इधर शॉर्ट में सॉल्व करता हूँ। A-7 is equal to 7D minus 49। इट मीन्स A-7D, हमारा ये जो 7D है ये इधर आ गया बच्चों, ये 7 इज इक्वल टू, ये -7 इधर आके +7 हो जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा -42। ये आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन बच्चों, ये वाली। चलो, ये तो हमारा होगा। अब मुझे सेकंड सिचुएशन पे मूव करना है। सेकंड सिचुएशन क्या बोलते हैं, 3 years फ्रॉम नाउ आई शेल बी, मीन्स 3 साल के बाद आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी बच्चों? A+3, 3 times एज ओल्ड यू विल बी देन। मीन्स डॉटर की एज 3 साल बाद कितनी हो जाएगी बच्चों? D+3। और ये बोलता है कि इट विल बी 3 times, मीन्स ये जो वैल्यू है ये इस वैल्यू के 3 times है। ये मेरे पास सिंपली सेकंड सिचुएशन आ गई। अब मुझे क्या करना है, इसको सोल्व करना है। इधर आ जाएगा A+3 और इधर बच्चों क्या आ जाएगा मेरा 3D+9। इट मीन्स A-3D, मैंने 3D को लेफ्ट साइड मूव करा, इज इक्वल टू 9 - 3, इधर आ जाएगा बच्चों मेरा 6। ये देखो, ये मेरे पास बच्चों आ गई सेकंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है बच्चों, आप इसको एल्जेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली तो आप खुद करेंगे, एल्जेब्रिकली इन्होंने क्या बोला कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से हमें इसको सॉल्व करना है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन से। तो अब मैं इसको आपको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करके दिखाऊंगा बच्चों। तो देखो, क्विकली हम पहले दोबारा से देखते हैं कि हमने इक्वेशंस कैसे बनाई। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी डॉटर को बोलता है कि दैट 7 year ago आई वाज 7 times एज यू वर देन। तो हमने सबसे पहले क्या मान लिया कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू ए, और ऐसे ही जो प्रेजेंट एज है डॉटर की वो हमने मान ली डी। तो बच्चों 7 years ago आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी? A-7। और ऐसे ही जो डॉटर की एज है 7 years पहले वो क्या हो जाएगी? D-7। और ये कितनी है? 7 times है, मीन्स ये जो फिगर है ये इस फिगर की 7 times है बच्चों। तो जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी A-70 इज इक्वल टू -42। मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट इक्वेशन पे। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है बच्चों मेरी? ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मीन्स 3 साल के बाद। 3 साल के बाद आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी बच्चों? A+3, और डॉटर की एज क्या हो जाएगी? D+3। ठीक है, आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मीन्स जो आफ्ताब की एज है वो इस एज से 3 गुना हो जाएगी, मीन्स A+3 इज इक्वल टू 3 times ऑफ दिस। तो जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा A-3D इज इक्वल टू 6। ठीक है बच्चों, अब मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और ग्राफिकली आप मुझे खुद सॉल्व करना और मुझे बताना। तो हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं एक फ्रेश पेज पे। A-7D इज इक्वल टू -42D, एंड सेकेंड मेरी सिचुएशन है A-3D इज इक्वल टू 6। A-3D इज इक्वल टू 6।
ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, ये बच्चों ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैंने क्या करा, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें से मैंने a को इधर लिखा और इधर मूव कर दिया, 6 प्लस 3d। ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या करना है जी, ये इक्वेशन आई है, पुट इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 1। ये वैल्यू जो है मुझे सिंपल इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो मेरी इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a माइनस 7d इज इक्वल टू माइनस 42, और a की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, 6 प्लस 3d माइनस 7d इज इक्वल टू माइनस 42। तो प्लस 3d और 7 माइनस 7d मेरा आ जाएगा माइनस 4d, और ये प्लस 6 मेरे इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस 6। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, माइनस 48। इट मीन्स डी जो है मेरा वो क्या आ जाएगा बच्चों, 48 डिवाइड बाय 4, क्योंकि ये माइनस और माइनस तो कट के प्लस हो जाएंगे, ये माइनस कट के। तो डी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 12। इट मीन्स डॉटर की एज तो मेरे पास कितने आगे बच्चों, 12 ईयर्स। अब मुझे सिंपली क्या करना है, जो ये डी की वैल्यू 12 आई है, ये क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करनी है। पुट डी इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है बच्चों मेरी, a इज इक्वल टू 6 प्लस 3d, 6 प्लस 3 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 36 दैट इज इक्वल टू 42। इट मीन्स जो आफ्ताब की एज है बच्चों वो है 42 ईयर्स। ये प्रेजेंट एज है, मीन्स आज की एज है, और डॉटर की जो प्रेजेंट एज है वो है हमारी 12। ठीक है बच्चों, अगर आपको वेरीफाई करना हो तो मैं आपको इसको ना वेरीफाई भी करके दिखाता हूँ। जो आफ्ताब की एज आई है बच्चों हमारी, वो इस आफ्ताब की जो एज है वो आई है 42 ईयर्स, और जो डॉटर की एज आई है वो आई है बच्चों 12 ईयर्स। ठीक है, अब देखो, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर्स अगो, 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी बच्चों, 35, और 7 साल पहले इनकी डॉटर की एज कितनी होगी, 5। तो देखो ये 35 5 को कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स है। देखो बच्चों यही है एग्जैक्टली। जो सेकंड है कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अगर आज की एज 42 है, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 45। और अगर आज की एज 12 है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी बच्चों, 15। तो देखो 15 इंटू 3, 45 आ गया ना। देखो बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया ऐसे सॉल्व। अब हम मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन से पहले आपको खुद सोल्व करके देखना है कि आप क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। अगर आप खुद सोल्व कर पा रहे हो तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है कि 5 ईयर हेंस। अब मुझे हेंस का मतलब बताओ क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 5 ईयर हेंस का मतलब होगा कि 5 साल के बाद। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। देखो बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है इसका नाम है जैकब, और जो ये आपको दिख रहा है ये है इसका सन। ठीक है, ये बोलता है कि 5 साल के बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, एक इक्वेशन हमारी यहां से बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन में क्या बोलता है, 5 ईयर्स एगो, मतलब 5 साल पहले जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो 5 साल पहले 7 टाइम्स ही, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो मैंने सबसे पहले क्या करना बेटो, मैंने मान लेनी है लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू जे। देखो बच्चों, इसको आप कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड ए बी सी डी। मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए, ताकि आपको क्लियर रहे कि जैकब की एज, इसको मैंने जे मान लिया। और सेकेंडली मैंने लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू एस। और आप बोर्ड के एग्जाम में भी ऐसे लिख के आ सकते हैं बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप जे लिखो, ए लिखो, टी लिखो, आप कुछ भी मान सकते हो। प्रेजेंट एज ऑफ सन जो है बच्चों वो एस है। अब मुझे ये बताओ, 5 साल के बाद 5 ईयर हेंस जैकब की एज कितनी हो जाएगी, जे प्लस 5। ठीक है, और ऐसे ही जो उसकी सन की एज है वो भी कितनी हो जाएगी, एस प्लस 5। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ हिज सन। तो ये जो इक्वेशन, ये जो मेरी प्रेजेंट एज आई है बच्चों जैकब की, ये सन की एज का 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मेरा ये j प्लस 5 इज इक्वल टू 3s प्लस 15। इट मीन्स j माइनस 3s, ये
3s इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू ये +5 उधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा j-3s इज इक्वल टू 10। तो बच्चों देखो एक एक इक्वेशन तो मेरे पास ये बन गई। अब मुझे ऐसे ही एक सेकंड इक्वेशन भी बनानी है। सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए देखो इन्होंने क्या बोला, 5 years ago, 5 साल पहले जेकोब की एज कितनी होगी बच्चों, j-5। जेकोब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। सन की एज 5 years पहले कितनी होगी, s-5, ठीक है। और ये इसके 7 टाइम्स है, देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है ना 7 टाइम्स। तो इट मीन्स j-5 इज इक्वल टू 7s-7 इंटू 5 35। तो मुझे क्या करना है, j-7s इज इक्वल टू -30। देखो बच्चों ये मेरी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो इन्होंने कोई पर्टिकुलर मेथड तो हमें रिकमेंड करा नहीं है क्वेश्चन में, ना कुछ बताया। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी मर्जी से किसी भी मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं जो हमें कन्वीनियंट लगेगा बच्चों। तो मुझे क्या करना है, मैं इसको एक फ्रेश पेज पे लिख लेता हूँ, j-3s इज इक्वल टू 10। और जो सेकेंड है बच्चों मेरी इक्वेशन, j-7s इक्वल टू -30। j-7s इज इक्वल टू -30। अब देखो बच्चों मैं इसको सिंपल एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत ईजी है। देखो दोनों में j है, इसका जो वो है हमारा कोफिशिएंट वो सेम है, तो मैंने क्या करा, इसका साइन चेंज कर दिया, मीन्स इसको माइनस कर दिया इक्वेशन नंबर सेकंड को। जब माइनस करूंगा तो ये मेरा माइनस हो जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस है, ये मेरा प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, ये भी मेरा प्लस हो जाएगा। तो जब मैं इन दोनों को ऐड अप करूंगा माइनस करने के बाद, तो ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ये +7s है, ये -3s है, तो ये आ जाएगा मेरा +4s। और इधर से +30 और +10 +40। तो इट मीन्स s की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी मेरे पास, 40/s दैट इज इक्वल, सॉरी 40/4, सॉरी बच्चों 40/4 दैट इज इक्वल टू 10 years। मीन्स प्रेजेंट एज ऑफ सन जो है हमारी वो 10 years है बच्चों। अब इसको मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, j-3s इज इक्वल टू 10। j-3 इंटू s की वैल्यू क्या बच्चों 10, दैट इज इक्वल टू 10। इट मीन्स j इज इक्वल टू 10 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 40 years। तो यहां से मुझे पता लगा कि जो जैकोब की जो प्रेजेंट एज है बच्चों वो मेरी कितनी है, 40 years। और जो उसकी सन की जो प्रेजेंट एज है, ये बच्चों सब मेरी प्रेजेंट एजेस हैं। अगर क्वेश्चन मैं आपसे पूछता ना कि 5 साल बाद या 10 साल बाद उसके सन की एज कितनी होगी, तो हम कोरस्पॉन्डिंगली उतना उसमें ऐड कर देंगे बच्चों। बट जो प्रेजेंट एज है सन की वो आई है हमारे पास 10 years। तो अब हम फटाफट से दोनों क्वेश्चंस को, सॉरी इस क्वेश्चन को मैं आपको फटाफट से रिवाइंड करवाता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि जो प्रेजेंट एज है, सॉरी 5 years हेंस मीन्स 5 साल के बाद जो जैकोब की एज है वो 3 टाइम्स होगी हमारी सन के बराबर, जो उसके सन की एज है। तो हमने मान लिया कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब जो है वो j है एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन जो है वो s है। तो 5 साल के बाद जैकोब की एज कितनी हो जाएगी, j+5। और 5 साल के बाद सन की एज कितनी हो जाएगी, s+5। और इन्होंने क्वेश्चन में बोला कि ये हमारा 3 टाइम्स है, मीन्स जो ये वाली एज है वो इस एज के 3 टाइम्स है बच्चों। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो j+5 इज इक्वल टू 3s+15। सॉल्व करने के बाद इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन में उन्होंने क्या बोला कि 5 years ago, 5 साल पहले जेकोब की एज क्या हो जाएगी बच्चों, j-5। और उसकी सन की एज क्या हो जाएगी, s-5। और इसमें बोलता है जेकोब एज वाज 7 टाइम्स, मींस जो ये वाली एज आई है ये इस एज के 7 टाइम्स है। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा j-7s इज इक्वल टू -30। ये मेरे पास आगे बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैंने क्या करा, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करा। जब मैं सॉल्व करा तो मैंने इसको लिखा j-3s इज इक्वल टू 10। और सेकंड इक्वेशन मैंने लिखी j-7s इज इक्वल टू -30। मैंने क्या करा, मैंने देखा j का कोफिशिएंट सेम है, तो चलो इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। मैंने नीचे वाली इक्वेशन जो वो माइनस कर दी। जब माइनस होंगे तो जो प्लस थे वो माइनस हो जाएंगे, और जो माइनस थे, जैसे ये -7s तो ये मेरा +7s हो जाएगा। ऐसे ये -30 है, ये मेरा +30 हो जाएगा।
जब मैंने इनको सॉल्व करा तो ये मेरा देखो बच्चे, ये तो माइनस हो जाएगा, ये तो मतलब नलीफाई हो जाएगा, एक दूसरे से कट जाएंगे। इधर मेरा आ जाएगा +4s और इधर आ जाएगा +40। तो s की वैल्यू मेरे पास आ गई 10। और जब मैं इस इक्वेशन को पुट करूंगा अपने पहले वाली इक्वेशन में, चाहे आप दूसरी में पुट करके देख लो बच्चों, आंसर सेव आएगा। तो जैकोब की एज मेरे पास आ जाएगी 40 ईयर्स। इट मीन्स जैकोब की एज जो 40 ईयर्स है और उसके सन की जो एज है वो 10 ईयर्स है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ कि जो जैकोब है इसकी जो एज है वो आई थी हमारी 40 ईयर्स, और जो सन है इसकी एज आई है हमारे पास 10 ईयर्स। ठीक है बच्चों, अब आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो बच्चों। चलो अब हम मूव करते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट पे। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है बच्चों कि ये हमारे क्वेश्चन है जहाँ पे कुछ ना कुछ एक फिक्स चार्जेस होंगे और कुछ चार्जेस होंगे जो वेरिएबल होंगे। ठीक है, तो इनको हमने कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्जेस फॉर ए डिस्टेंस कवर्ड। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, अगर आप किसी टैक्सी वाले के पास जाते हो और उसको बोलते हो कि भैया मुझे वहां जाना है, तो वो टैक्सी वाला आपको बोलेगा देखो इतने रुपए, तो मान लो उसने बोल दिया कि 50 रुपए तो मेरे फिक्स हैं, चाहे आप यहीं पे उतर जाओ, चाहे आप 1 किलोमीटर बाद उतरो, चाहे आप कहीं पे भी उतरो, वो तो मेरे फिक्स है। उसके बाद पर किलोमीटर मीन्स 1 किलोमीटर के मैं आपसे इतने चार्जेस लूंगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह की सिचुएशंस होती है हमारी रियल लाइफ में। तो इनको कैसे सॉल्व करना है वो हम देखते हैं। तो जो टैक्सी के चार्जेस है इन सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस अलॉन्ग विद चार्जेस फॉर डिस्टेंस कवर्ड। तो अब एक बंदे ने क्या करा, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज 105 रुपीज। ठीक है, एक बच्चा गया, उसने बोला कि मुझे 10 किलोमीटर दूर जाना है, टैक्सी वाले ने कहा ठीक है आप मुझे 105 रुपए दे दो। फिर उसके बाद एक दूसरा बच्चा गया, उसने बोला फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, उसने 15 किलोमीटर की जर्नी करी और उसने पे करे बच्चों 155 रुपीज। अब आपने बताना है कि व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर। ठीक है बच्चों, हमें ये बताना है। ये क्वेश्चन का हमारा पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या क्वेश्चन का, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर किसी पर्सन को 25 किलोमीटर चलना है तो उसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे बच्चों। तो चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, ये हमारी टैक्सी है, इसमें बैठ के हमें जाना है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट जो हमारे फिक्स्ड चार्जेस हैं वो मैंने मान लिया कि मेरे एफ है बच्चों। ठीक है, और जो हमारे चार्जेस पर किलोमीटर है, पर किलोमीटर वो मैंने मान लिया बच्चों मेरे सी है। ठीक है बच्चों, जो फिक्स चार्जेस है वो मेरे एफ है और चार्जेस पर किलोमीटर है वो सी है। मीन्स 1 किलोमीटर के C रुपीज है। तो ऐसे 5 किलोमीटर के 5C हो जाएंगे, 6 किलोमीटर के 6C हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब हम पहली सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर किसी ने 10 किलोमीटर चले हैं बच्चों तो फिक्स चार्जेस तो उसको देने ही पड़ेंगे क्योंकि वो तो फिक्स है। प्लस 10 किलोमीटर के उसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। वो 10 किलोमीटर के एक्स्ट्रा कितने होंगे, 1 किलोमीटर के कितने सी है, तो 10 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे बच्चों 10C। ठीक है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड वाज 105 रुपीज। मीन्स जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 105 रुपीज। ठीक है बच्चों, अब इसको ध्यान से दोबारा समझो। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर किसी को 10 किलोमीटर जाना है तो पहली बात तो उसको फिक्स चार्जेस तो उसको पे करने ही पड़ेंगे, चाहे वो 1 किलोमीटर चाहे जाए, चाहे वो 100 किलोमीटर जाए। ठीक है, और उसके बाद जो 10 किलोमीटर के चार्जेस हैं वो कितने होंगे, 1 किलोमीटर चार्जेस हमारे कितने हैं बच्चों C रुपीज। तो 10 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे 10C। तो F+10C इज इक्वल टू 105। चलो बच्चों, ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट इक्वेशन पे। उसमें क्या, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, जब 15 किलोमीटर चलेगा उसको फिक्स चार्जेस तो देखो उसको देने ही पड़ेंगे, प्लस उसको 15 किलोमीटर के चार्जेस अलग से देने पड़ेंगे। तो वो हमारे कितने हो जाएंगे बच्चों, 1 किलोमीटर के सी थे तो 15 किलोमीटर के हमारे हो जाएंगे 15C। और उसने चार्जेस कितने पे करने हैं बच्चों, 155 रुपीज। ठीक है बच्चों, ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब उसने क्या बोला, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। देखो बच्चों, फिक्स चार्जेस मींस एफ की वैल्यू निकालनी है और चार्जेस पर किलोमीटर मींस सी की वैल्यू निकालनी है। ये दो इक्वेशन मेरे पास आ गई। ठीक है,
तो इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, अभी मैं इसको नेक्स्ट पेज पे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलो बच्चों पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एफ प्लस 10c इज इक्वल टू 105, और सेकंड इक्वेशन क्या है, एफ प्लस 15c इज इक्वल टू 155। तो मैंने क्या करा बच्चों, मैंने सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओ सॉरी एलिमिनेशन मेथड यूज करा। मैंने इसका साइन चेंज कर दिया, इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, इधर भी साइन माइनस हो जाएगा, इधर भी माइनस हो जाएगा। तो ये तो हमारा नलीफाई हो जाएगा, ये प्लस 10c है और ये माइनस 15c है, तो ये मेरा आ जाएगा -5c। और ये मेरा प्लस 105 है, ये -155 है, तो ये मेरा आ जाएगा -50। तो -5c इज इक्वल टू -50, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे बच्चों। c की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 50 डिवाइड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 10। चलो c की वैल्यू मेरे पास आ गई। मैंने क्या करा, इस c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, इस वाली इक्वेशन में बच्चों। तो मेरे पास क्या आएगा, f प्लस 10c इज इक्वल टू 105। ठीक है, f प्लस c की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, 10, ये आ जाएगी 105। इट मीन्स f की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों मेरे पास, 105, 10 इंटू 10 100 हो जाएंगे, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, -100 दैट इज इक्वल टू f5। इट मीन्स जो मेरे फिक्स चार्जेस हैं बच्चों, वो मेरे क्या आ जाएंगे, 5 रुपीज। और जो मेरे चार्जेस हैं पर किलोमीटर, वो कितने हैं बच्चों मेरे, वो है 10 रुपीज, मीन्स 1 किलोमीटर के 10 रुपीज हैं। तो ये तो हमारा फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो, उसका आंसर आ गया कि व्हाट आर द फिक्स चार्जेस। फिक्स चार्जेस मैंने आपको अभी निकाल दिए कि जो मेरी एफ की वैल्यू आई है वो क्या आई है बच्चों मेरी, 5 रुपीज। और चार्जेस पर किलोमीटर बच्चों मेरे कितने हैं, वो मेरे 10 रुपीज पर किलोमीटर। ठीक है बच्चों, ये तो मैंने निकाल दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चा है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर किसी को 25 किलोमीटर के लिए अपनी टैक्सी करनी है, तो उसको सबसे पहले तो बच्चों फिक्स चार्जेस देने पड़ेंगे, प्लस 25 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की सी थे तो 25c, तो ये उसको चार्जेस बियर करने पड़ेंगे बच्चों। तो देखो फिक्स चार्जेस तो कितने हमारे, 5 रुपीज, प्लस 25 किलोमीटर चलना उसको, और 1 किलोमीटर के कितने हैं बच्चों, 10 रुपीज। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 5 प्लस 250 दैट इज इक्वल टू 255। तो बच्चों ये मेरा आंसर आ जाएगा सेकंड वाले पार्ट का। अब मैं फटाफट से आपको इस क्वेश्चन को रिमाइंड करवाता हूँ। द टैक्सी चार्जेस ऑफ ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस along with चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मीन्स एक तो हमारा फिक्स कंपोनेंट होगा चार्ज का, और एक कंपोनेंट ऐसा होगा जिसमें पर किलोमीटर के हिसाब से हमें पे करना पड़ेगा। अगर किसी ने 10 किलोमीटर चलना है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, चार्जेस पेड वाज 105 रुपीज। मैंने क्या मान लिया कि जो मेरे फिक्स चार्जेस हैं वो तो मेरे एफ हैं, और जो चार्जेस पर किलोमीटर हैं वो मेरे सी है। तो अगर किसी ने 10 किलोमीटर चलना होगा तो पहली बात तो उसको फिक्स चार्जेस देने होंगे, प्लस उसको चार्जेस और क्या देने होंगे जो पर किलोमीटर चार्जेस है। मीन्स अगर 1 किलोमीटर के सी हैं तो 10 किलोमीटर के 10 सी हो जाएंगे बच्चों। और ये दोनों अमाउंट मेरा कितना है, 105, ये हमें गिवन है। सेकंड इक्वेशन में क्या बोलते हैं मेरे, फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज ₹155। तो जब उसको 15 किलोमीटर चलना है तो उसको पहले तो फिक्स चार्जेस देने पड़ेंगे, प्लस 15 किलोमीटर के लिए 15c ये अलग से देना पड़ेगा। और इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आई बच्चों, 155। अब मैंने क्या करा, इन दोनों इक्वेशंस को मुझे पहले सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमने इसको अलग से पेज पे लिखा। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखी एफ प्लस 10c इज इक्वल टू 105, फिर मैंने सेकंड लिखी एफ प्लस 15c इज इक्वल टू 155। मैंने क्या करा, मैंने देखा एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे सबसे कन्वीनियंट है, तो मैंने सिंपली इसको माइनस कर दिया, तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो पहले वाले एफ तो मेरा नलीफाई हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सेकंड में मेरा आ जाएगा -5c इज इक्वल टू -50। तो माइनस माइनस तो बच्चों मेरे कैंसिल होकर प्लस हो जाएंगे। तो सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 50 डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 10 रुपीज। अब मैं इस सी को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा, दैट इज एफ प्लस 10c इज इक्वल टू 105। जब मैं सी की वैल्यू पुट कर दूंगा तो एफ की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5। इट मीन जो मेरे फिक्स चार्जेस हैं बच्चों वो तो है 5 रुपीज, और जो चार्जेस पर किलोमीटर है वो है मेरे 10 रुपीज। अब क्वेश्चन में मेरे से एक चीज और पूछी गई थी इसके अलावा, कि अगर किसी को 15
25 किलोमीटर चलना है तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो उसको एक तो फिक्स चार्जेस देना पड़ेगा, प्लस उसको हर किलोमीटर के एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। मीन्स 25 किलोमीटर तो 25 सी उसको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। तो एफ की वैल्यू मेरे पास 5 है, और 25 इंटू सी की वैल्यू 10 है, तो ये आ जाएगा मेरा 5 प्लस 250 दैट इज इक्वल टू 255। तो उसको 255 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह का हम एक और क्वेश्चन करते हैं। इसको हम थोड़ा अलग तरीके से, थोड़ी सिचुएशन अलग है बट मोर और लेस कॉन्सेप्ट सेम। ए लैंडिंग लाइब्रेरी, अगर आप कभी लाइब्रेरी गए हो तो आपको पता होगा कि लाइब्रेरी में क्या होता है, एक तो फिक्स चार्जेस होते हैं। ये लाइब्रेरी, लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्जेस। फॉर एग्जांपल एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, यहाँ पे ये लड़की गई और इन्होंने इनसे, जो लाइब्रेरियन होता है, इनसे बोला कि मुझे बुक चाहिए। तो लाइब्रेरियन ने क्या बोला, लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज, मतलब एक तो इसका चार्ज होता है फिक्स फॉर द फर्स्ट 3 डेज। मीन्स चाहे आप किताब एक दिन के लिए लो, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए हो, एक तो इनके फिक्स चार्जेस हैं। अगर आप पहले 3 दिन में दे दोगे किताब तो सिर्फ फिक्स चार्ज लगेगा, उसके आगे का चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, एंड एन एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर। मीन्स अगर आप 3 दिन से ज्यादा कोई किताब रखोगे तो फिक्स चार्जेस के अलावा पर डे आपके चार्जेस लगेंगे। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो फिक्स चार्जेस हमारे 3 रुपीज और उसके बाद पर डे हमारे 2 रुपीज है। ठीक है बच्चों, अगर आपने किताब 4 दिन के लिए रखी तो पहले 3 दिन के तो आपके 3 रुपए फिक्स हो गए, प्लस फोर्थ डे का हमारे 2 रुपीज हो गए, तो मीन्स आपको टोटल 5 रुपीज देने हैं। अगर आपने किताब रखी 5 दिन बच्चों, तो आपको पहले 3 दिन के तो 3 रुपए देने हैं, अगले 2 दिन के 2 2 रुपए मीन 4 रुपए और देने हैं, तो आपके हो जाएंगे 7 रुपए। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो इस तरीके से मूव करता है। आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ये कुछ ना कुछ पिछले जैसा ही है जैसे हमने पहले करा है। अब देखो, सरिता ने क्या करा, पेड ₹25 फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। मीन्स उसने बुक को 7 दिन रखा तो उसने 27 रुपीज पे करे। ठीक है, वाइल जो एक और लड़की है सुसी, उसने पे करे 21 रुपीज फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। उसने 5 दिन रखा तो उसने दिए 21 रुपए। अब हमें बताना है व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड व्हाट आर द चार्जेस फॉर ईच डे एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है बच्चों, मान लेना है लेट जो मेरे फिक्स चार्जेस हैं वो है मेरे एफ, एंड चार्जेस जो पर डे है एडिशनल। मीन्स ये मेरे 3 डेज के बाद एप्लीकेबल होंगे बच्चों, 3 डेज तक ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। वो है मेरे, मैंने मान लिया सी है। तो अगर किसी ने किताब 7 डेज के लिए रखे हैं बच्चों, ठीक है, अगर किसी ने जो बुक है वो 7 डेज के लिए रखी है, तो मुझे ये बताओ, पहले 3 दिन के तो वो फिक्स चार्जेस पे कर देगा। ठीक है, अब उसे जो एडिशनल चार्ज पे करना है वो 4 डेज के पे करने हैं बच्चों। ठीक है, जो पहले 3 दिन के चार्जेस हैं वो तो सी हो गए। ठीक है, चलो मैंने मान लिया सी हो गए, प्लस 4 डे के चार्जेस कितने होंगे बच्चों, एक डे का चार्ज अगर सी है तो 4 डे के, सॉरी जो ये फिक्स चार्जेस है बच्चों ये एफ है। जो हमारे फिक्स चार्जेस हैं वो एफ है। अब मुझे ये बताओ, अगर एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज सी है तो 4 डेज का एक्स्ट्रा चार्ज कितना हो जाएगा, 4 सी। ठीक है, और सरिता ने कितना पे करा बच्चों, उसने पे करा 27 रुपीज। मीन्स एक इक्वेशन तो मेरी ये आ गई बच्चों, इक्वेशन नंबर 1, जहां पे उसने क्या करा, 7 डेज के लिए बुक रखी थी जिसमें 3 डेज तो हमारे फिक्स चार्जेस ही थे एफ, 4 डेज के हमारे पास एडिशनल चार्जेस लगे, एक डे का सी है तो 4 डे का मेरे पास आ जाएगा 4 सी। तो इन दोनों की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी बच्चों 27। अब मुझे क्या करना है, अब मैं नेक्स्ट केस देखता हूँ। नेक्स्ट केस में जो सूसी है उसने 21 रुपीज पे करे हैं, जिसमें उसने बुक रखी है 5 डेज। तो बच्चों देखो, उसने 5 डेज बुक रखी है तो 5 डेज में उसके पहले 3 डेज के तो फिक्स चार्जेस होंगे, और बाद के जो 2 दिन है उसके लिए उसको एडिशनल पे करने पड़े होंगे। तो फिक्स चार्जेस जो हैं वो तो हमारे एफ हैं, प्लस अगर एक दिन का हमारा सी है तो 2 दिन के हमारे पास बच्चों 2 सी हो जाएंगे, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 21 रुपीज। तो देखो बच्चों, ये मेरे पास आ गई सेकंड इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 आ गई और ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे सिंपली कुछ नहीं करना, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक अलग पेज पे लिख लेता हूँ पहले। एफ प्लस 4 सी इज इक्वल टू 27 एंड एफ प्लस 2 सी इज इक्वल टू 21। ठीक है बच्चों, अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देता हूँ बच्चों।
मैंने देखा एफ दोनों में सेम है तो इसको मैंने माइनस कर दिया, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, एफ से एफ मेरा कट जाएगा, +4c -2c, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 2c। 27 -21 कितना आ जाएगा बच्चों, 6। तो c की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 6/2, दैट इज इक्वल टू 3। अब मुझे क्या करना है, इस c को दोबारा से इस इक्वेशन में पुट करना है, मीन्स f प्लस 4c इज इक्वल टू 27। f प्लस 4 इंटू सी की वैल्यू क्या है, 3, दैट इज इक्वल टू 27। इट मीन्स f की वैल्यू बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगी, 27 -12, दैट इज इक्वल टू 15। तो मेरे जो फिक्स चार्जेस हैं बच्चों वो तो है मेरे 15 रुपीज, और जो मेरे चार्जेस पर डे हैं, जो मेरे फिक्स चार्जेस आए हैं बच्चों वो तो मेरे आए हैं 15 रुपीज, ठीक है। और जो चार्जेस पर डे आए हैं वो मेरे पास आए हैं बच्चों 3 रुपीज। लेकिन जो चार्जेस पर डे है ना बच्चों, ये थर्ड डे तक नहीं लगेंगे, जब हम फोर्थ डे के लिए बुक कर रखेंगे तब हमारे ये चार्जेस लगेंगे। तो फटाफट से मैं अब आपको इस क्वेश्चन को रिवाइंड करवाता हूँ बच्चों। देखो हमारे पास क्वेश्चन है कि एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जिसके एक फिक्स चार्जेस हैं फॉर फर्स्ट 3 डेज, और उसके बाद एडिशनल चार्जेस है देयर आफ्टर। अब मुझे आपको बताना है कि सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक्ड कैब फॉर 7 डेज। मैंने मान लिया कि जो मेरे फिक्स चार्जेस हैं वो एफ है, और जो चार्जेस एडिशनल हैं पर डे, मीन जो फोर्थ डे से एप्लीकेबल होंगे, वो है मेरे सी। अब सरिता ने क्या करा, 7 डेज के लिए बुक रखी है बच्चों। 7 डेज में से 3 डे तो मेरे फिक्स चार्जेस हो जाएंगे, और 4 डे होगा जिसमें मुझे एडिशनल चार्ज पे करना पड़ेगा। तो फिक्स चार्जेस जो थर्ड डे पहले 3 दिन है उसके लिए तो मैंने एफ रुपीज पे कर दिए, और जो 4 डेज है बच्चों उसमें एक दिन का अगर सी लगेगा तो मेरे 4 डेज के 4 सी चार्जेस लग जाएंगे। तो ये जो अमाउंट आया है टोटल जो सरिता ने पे करा है वो आया है मेरे 27, ठीक है बच्चों। अब जो सुसी है उसने कितने पे करे हैं, 21 रुपीज पे करे हैं फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। सुसी ने क्या करा, 5 डे के लिए बुक रखी, तो उसने देखो पहले 3 दिन के लिए तो उसके फिक्स चार्जेस लगेंगे, ठीक है, और जो बाद के 2 दिन है उसके लिए उसके एडिशनल चार्ज लगेंगे। तो एक दिन का अगर हमारा सी लगेगा तो 2 दिन के हमारे 2 सी लग जाएंगे बच्चों। तो मेरा जो एडिशनल चार्ज, वो जो टोटल चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा F+2C, जो हमारा है 21 के इक्वल, ठीक है बच्चों। मीन्स ये दो इक्वेशन मेरे पास आ गई। अब मैंने क्या करा, सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे लिखा, दैट F+4C इज इक्वल टू 27 एंड F+2C इज इक्वल टू 21। अब मैंने देखा कि एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे कन्वीनियंट है, हालांकि आप सब्सटीट्यूशन मेथड को भी यूज कर सकते हैं बच्चों, यूज आप ग्राफिकल को भी कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो मैंने क्या करा, इसको माइनस कर दिया सेकंड इक्वेशन को, तो एफ माइनस एफ तो जीरो हो जाएगा, 4C -2C मेरा 2C आ जाएगा, और 27 -21 मेरा आ जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा। तो C की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी बच्चों, 3 आ गई। अब मैंने इस C की वैल्यू को पुट करा फर्स्ट नंबर इक्वेशन में, तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, आप टू में भी बच्चों पुट कर सकते हैं, दोनों में आपका आंसर सेम आएगा। F+4C इज इक्वल टू 27, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो F+4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, तो इट मीन F इज इक्वल टू 27 -12। तो F की वैल्यू बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगी, 15। मीन्स जो मेरे फिक्स चार्जेस हैं बच्चों वो तो 15 है, और जो मेरे चार्जेस हैं पर डे वो है मेरे 3 रुपीज। अब आपको बच्चों क्या करना है, फटाफट से मैं आपको एक दो क्वेश्चंस बताता हूँ यहीं पे, इसी क्वेश्चन के। अगर किसी ने बुक्स को 2 डेज के लिए रखा है तो बताओ बच्चों उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो उसको देने पड़ेंगे बच्चों 15 रुपीज, उसको फिक्स चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर किसी ने 8 डेज के लिए बुक्स को रखा है तो उसको कितने चार्जेस देने पड़ेंगे बच्चों, तो उसको एक तो फिक्स चार्जेस देने पड़ेंगे 3 डेज के, और एडिशनल 5 डेज का अलग से लगेगा। तो 3 डे का बच्चों कितना आ जाएगा, 15 रुपीज, प्लस चार्जेस पर डे कितना बच्चों हमारा 5 × 3, दैट इज इक्वल टू 15 + 15, दैट इज इक्वल टू 30 रुपीज, ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलो अब हम क्या करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ बच्चों। आपने फ्रैक्शन के बारे में जरूर सुना होगा, जैसे 2/5 ये हमारी एक फ्रैक्शन है, ऐसे ही आप सोचो 4/7 ये भी हमारी एक फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन में ना बच्चों हमारे दो पार्ट्स होते हैं, एक तो जो होता है ऊपर होता है हमारा न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो होता है हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है। जैसे
जो ये 2/5 है, इसमें जो 2 है बच्चों हमारा, ये तो हमारा न्यूमिनेटर, और जो 5 है ये हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है बच्चों, आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट वैसे तो पता होगा, बट फिर भी आपका रिवाइज हो गया, क्योंकि अगले क्वेश्चंस हमारे जितने भी हैं वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं। तो चलो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चों, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। मींस अगर कोई मेरी फ्रैक्शन है, उसके अगर न्यूमिनेटर में मैं 2 ऐड कर दूं और उसके डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दूं, तो मेरी फ्रैक्शन बन जाएगी 9/11। ठीक है, ये तो मेरा फर्स्ट सिनेरियो है, मींस यहाँ से मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। और सेकंड इक्वेशन, सेकंड सिचुएशन में वो क्या बोलता है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब 3 को अगर हम न्यूमिनेटर में भी ऐड कर दें, न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में भी ऐड कर दें, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी 5/6। ये होगी मेरी सेकंड इक्वेशन। उसने बोला फाइंड द फ्रैक्शन। मैंने क्या करा बच्चों, लेट जो मेरी फ्रैक्शन है वो मैंने मान लिया कि वो n/d है। ठीक है बच्चों, ये मेरी फ्रैक्शन है। अब पहले केस में क्या करा बच्चों उन्होंने, 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, मींस ऊपर मेरा कितना हो जाएगा n+2, नीचे भी मेरा कितना हो जाएगा d+2, और इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 9/11। ठीक है बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या करा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैं इधर ले गया और इसको मैं इधर ले गया, तो इधर आ जाएगा मेरा 11n+2 और इधर आ जाएगा 9d+2। ठीक है बच्चों, तो जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो आ जाएगा 11n+22 इज इक्वल टू 9d+9 × 2 18। तो ये मेरा आ जाएगा बच्चों 11n- d को मैं इधर ले आऊंगा, 9d इज इक्वल टू 18 - 22 दैट इज इक्वल टू -4। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन जो आ जाएगी बच्चों, आ जाएगी 11n - 9d इज इक्वल टू -4। लो बच्चों, ये में आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है बच्चों, अब मुझे बनानी है सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में क्या बोलता है, इफ 3 इज एडेड टू न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। इट मींस जो ये मेरी इक्वेशन थी, इसमें अगर मैं 3 ऐड कर दूं, ऊपर भी n+3 और नीचे भी d+3, तो मेरी फ्रैक्शन बन जाएगी 5/6। ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या करना है, सिंपली इसको भी ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो ये आ जाएगा मेरे पास 6n+3 और इधर आ जाएगा 5d+3। ठीक है बच्चों, अब मैं जब इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 6n+18 इज इक्वल टू 5d+15। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ, डी को इधर मूव कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरा 6n - 5d इज इक्वल टू 18 को मैं उधर मूव करूंगा तो आ जाएगा -3। तो बच्चों ये आ गई मेरे पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, फटाफट से मैं आपको इसको रिवाइज कराता हूँ जितना मैंने अब तक बनाया, क्योंकि इसके बाद तो सिंपल आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, वो आपको बहुत प्रैक्टिस हो गया, आप इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन में मुझे बोला गया है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट सिचुएशन है। सेकंड सिचुएशन में क्या बोलता है, इफ 3 इज एडेड टू न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर 3 ऐड कर देंगे हम न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी 5/6। हमें क्या करना है, फाइंड दी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन निकालनी है। मैंने क्या करा, लेट जो मेरी फ्रैक्शन है वो है n/d। ठीक है बच्चों, तो जो मेरा फर्स्ट केस है जिसमें मुझे 2 ऐड करना है ऊपर भी और नीचे भी, मैंने क्या करा, n+2 डिवाइड बाई d+2 इज इक्वल टू 9/11। ये हमें दिया हुआ, देखो बच्चों, मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करा तो मेरा इक्वेशन आ गई 11n - 9d इज इक्वल टू -4। ठीक है बच्चों, अब मैंने ऐसे ही सेकंड केस में करा। सेकंड केस में क्या बोलता है वो, कि अगर 3 हम ऐड करते हैं टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। मैंने क्या करा, ऊपर जो न्यूमरेटर है और नीचे डिनोमिनेटर है, इन दोनों में 3 ऐड कर दिया, तो मेरी इक्वेशन क्या आएगी, 5/6। अब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर क्या आ जाएगा, 6 डिवाइड इंटू, सॉरी 6 × n+3, और इधर आ जाएगा 5 × d+3। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चों, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 6n - 5d इज इक्वल टू -3। ठीक है बच्चों, ये आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना है बच्चों, मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ नेक्स्ट पेज पे और फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है 11n - 9d इज इक्वल टू -4।
11n माइनस 9d इज इक्वल टू -4। ठीक है बच्चों, सेकेंड इक्वेशन है मेरी 6n माइनस 5d इज इक्वल टू -3। 6n माइनस 5d इज इक्वल टू -3। तो देखो बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना है, मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ बच्चों। मैंने ऊपर क्या करा, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे मैंने क्या करा, नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि ये जो डी वाला हमारा कोफिशिएंट है ये हमारा इक्वल हो जाए। तो ऊपर वाली इक्वेशन को जब मैं पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, 55n माइनस 45d इज इक्वल टू -20। ठीक है बच्चों, और जब नीचे वाली इक्वेशन है इसको मुझे 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 इंटू 6 क्या हो जाएगा बच्चों, 54n विद -45d इज इक्वल टू -27। अब मेरे पास ये दो इक्वेशन आ गई। मुझे क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 1 से। तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे साइन चेंज कर दिया ताकि ये जो डी वाले हैं मेरे ये नलीफाई हो जाए। जब साइन चेंज करूँगा तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि मुझे क्या करना है बेसिकली बच्चों, सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट इक्वेशन से। तो जब 54n माइनस 55n माइनस 54n, तो ये आ जाएगा खाली n, तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, और इधर मेरा क्या आ जाएगा, -20 प्लस 27, तो इधर आ जाएगा +7। तो n की वैल्यू बच्चों मेरे पास क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई मेरे पास 7। ठीक है बच्चों, अब सिंपली आपको क्या करना है, जो n की वैल्यू 7 है ना, इसको आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, ये किसी में भी पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें जब मैं पुट करूंगा तो मेरी इक्वेशन क्या है, 11n माइनस 9d इज इक्वल टू -4। तो 11 इंटू एन की वैल्यू क्या है 7, माइनस 9d इज इक्वल टू -4। क्या आ जाएगा, 77 माइनस 9d इज इक्वल टू -4। मुझे 77 को इधर मूव करना है, तो मेरा क्या आ जाएगा, -9d इज इक्वल टू -4 माइनस 77। इट मीन्स -9d इज इक्वल टू -81। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो d की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, 81/9 दैट इज इक्वल टू 9। तो इट मीन्स जो मेरा डिनोमिनेटर है वो है 9। तो जो मेरी फ्रैक्शन है बच्चों वो क्या होगी बताओ। देखो सर, डिनोमिनेटर आपने 7 बताया, डिनोमिनेटर आपने 9 बताया, तो ये आ जाएगी मेरी फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा मेरा आंसर फाइनली। जो मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों वो देखो वो ऐसे आएगा, n की वैल्यू मेरे पास 7 आई है, d की वैल्यू मेरे पास 9 आई है, तो ये जो है ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, फाइंड द फ्रैक्शन। तो चलो अब हम इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, इफ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1। मीन्स अगर हम न्यूमरेटर में एक ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में से एक माइनस कर दें तो जो हमारी फ्रैक्शन है वो आ जाएगी सिंपल 1। ठीक है बच्चों, ये मेरी फर्स्ट सिचुएशन है। चलो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि लेट कर लेता हूँ, लेट जो फ्रैक्शन है वो है मेरी n/d। ठीक है बच्चों, अब जो पहला केस मुझे बोलता है इफ यू ऐड 1 टू न्यूमरेटर, मीन्स ऊपर तो मैंने एक ऐड कर दिया n+1, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, नीचे में से मैंने एक माइनस कर दिया, तो जो मेरी फ्रैक्शन है वो क्या रह जाती है बच्चों, 1। ठीक है, अब सिंपली मुझे क्या करना है, मैं इसको ना इधर ले जाता हूँ बच्चों, तो मेरा क्या आ जाएगा, n+1 इज इक्वल टू 1 इंटू d-1। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ चेंज ही नहीं होगा, तो आ जाएगा n+1 इज इक्वल टू d-1। तो मुझे क्या करना है, मैं d को इधर लेता हूँ, n-d इज इक्वल टू, ये प्लस में इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा -2। लो बच्चों, कितना इजीली देखो मेरी फर्स्ट इक्वेशन तो आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे बनानी है अपनी सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में क्या बोलता है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। मींस अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में एक ऐड कर देते हैं तो मेरी फ्रैक्शन 1/2 बन जाती है। तो मेरी फ्रैक्शन बच्चों एक्चुअल में क्या है, n+d। न्यूमिनेटर में तो इन्होंने कुछ ऐड करा ही नहीं, डिनोमिनेटर में इन्होंने क्या करा, 1 ऐड कर दिया, तो मेरी फ्रैक्शन क्या होगी, 1/2। ठीक है बच्चों, अब सिंपली मुझे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस। तो इधर मेरा आ जाएगा 2n और उधर आ जाएगा मेरा d+1। ठीक है बच्चों, तो यहां से मेरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2n माइनस डी इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, ये आ गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब मुझे सिंपली क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बच्चों।
तो सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे जाना है और ये दोनों इक्वेशन लिख लेनी है। तो जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों, वो है मेरी n माइनस डी इज इक्वल टू -2, और सेकंड इक्वेशन है मेरी 2n, सेकंड इक्वेशन है मेरी 2n माइनस डी इज इक्वल टू 1। एक बार देख लेते हैं। हाँ बच्चों यही है। अब सिंपली मुझे इसको सॉल्व करना है। तो देखो, जो डी का कोफिशिएंट है वो सेम है, तो मुझे क्या करना है, इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और ये प्लस वाला हमारा माइनस हो जाएगा। तो -2n और प्लस n, तो आंसर क्या जाएगा, -n। माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाएंगे, और इधर -2n और -1 यह आ जाएगा -3। तो इट मीन्स -n इज इक्वल टू -3। यहाँ से हमें पता लग गया कि n की वैल्यू बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगी, n की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3। अब मुझे सिंपली इसको यहाँ पे पुट कर देना है। n माइनस डी इज इक्वल टू -2, n की वैल्यू 3 है, माइनस डी इज इक्वल टू -2, तो माइनस डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 -3, तो माइनस डी की वैल्यू आ जाएगी -5, ये कैंसिल हो जाएगा। तो डी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी बच्चों, 5। तो इट मीन्स जो मेरा न्यूमरेटर है वो क्या है बच्चों, मेरा 3, और जो मेरा डिनोमिनेटर है वो है मेरा 5। इट मीन्स जो मेरी फ्रैक्शन है वो क्या है बच्चों, 3/5। तो जो मेरी फ्रैक्शन आएगी बच्चों यहाँ पे, वो आ जाएगी मेरी 3/5। ठीक है बच्चों, फटाफट से हम इसको दोबारा से रिवाइंड करते हैं। ये बोलता है इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन बिकम्स रिड्यूसेस टू 1। मींस हमने मान लिया कि मेरी जो फ्रैक्शन है वो n/d है। अगर हम ऊपर 1 ऐड कर दें मींस n+1, और नीचे से हम 1 माइनस कर दें मींस d-1, तो मेरी फ्रैक्शन आ जाएगी 1। अब मैंने क्या करा, इसको मैं ऊपर ले गया राइट साइड में d-1 को, तो मेरी जब मैं सॉल्व करूँ तो इक्वेशन आ जाएगी n माइनस डी इज इक्वल टू -2। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई बच्चों। अब मुझे क्या करना है, सेकंड इक्वेशन बनानी है। सेकंड इक्वेशन में क्या बोलते हैं, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। मींस न्यूमिनेटर में हमने कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, न्यूमिनेटर हमने एज इट इज लिखा, डिनोमिनेटर में हमने 1 ऐड कर दिया, तो मेरी फ्रैक्शन आ जाएगी बच्चों 1/2। अब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो इधर आ जाएगा 2n, इधर आ जाएगा d+1, तो इट मीन्स 2n माइनस डी इज इक्वल टू 1। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास दोनों इक्वेशन आ गई। अब सिंपली मुझे क्या करना है बच्चों, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है बच्चों। तो मैंने क्या करा, मैंने पहले ये दोनों इक्वेशंस लिख ली। ठीक है बच्चों, n माइनस डी इज इक्वल टू -2 एंड 2n माइनस डी इज इक्वल टू 1। मैंने देखा कि जो d है इसका कोफिशिएंट सेम है, तो चलो इसको माइनस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 को। जब माइनस करेंगे तो ये प्लस वाला मेरा माइनस हो जाएगा, ये मेरा माइनस था तो ये मेरा प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस था ये माइनस हो जाएगा। n माइनस 2n बच्चों माइनस n आ जाएगा, माइनस डी प्लस डी मेरा कैंसिल हो जाएगा, और इधर से -2 और -1 मेरा -3 हो जाएगा। इट मीन्स जो मेरा n है, जो न्यूमरेटर है, उसकी वैल्यू तो मेरे पास आ गई 3। अब मैंने क्या करना है, सिंपली इस चीज को इसमें पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन में, चाहे आप सेकंड में पुट कर लो, आपका आंसर सेम आएगा। n माइनस डी इज इक्वल टू -2, n की वैल्यू मेरे पास क्या बच्चों 3, माइनस डी इज इक्वल टू -2, +3 को उधर लेके जाऊंगा तो -3 हो जाएगा, तो इट मीन्स माइनस डी इज इक्वल टू -2 -3, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों +5, क्योंकि माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास न्यूमरेटर आ गया 3, डिनोमिनेटर आ गया 5, तो मेरे जो आंसर आ जाएगा बच्चों, जो मतलब मेरी फ्रैक्शन है वो आ जाएगी मेरी 3/5। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम आप मूव करते हैं, हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसकी तरफ हम मूव करते हैं। देखो इसमें मुझे क्या बताया गया है बच्चों, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। मीन्स कोई भी 2 पर्सन है, मतलब सपोज करो आप आगे जाके आपके जो 2 फ्रेंड्स हैं वो जब जॉब करेंगे तो सपोज करो उनकी जो इनकम है वो 9:7 में है। मीन्स आप कुछ भी सोच सकते हो, अगर इसके 9 रुपीज हैं तो दूसरे के 7 रुपीज हैं। आपको वैसे इतनी कम, चलो बच्चों कुछ और सोचो, सपोज करो इसकी 7 लाख है तो इसकी 9 लाख है। ठीक है, एंड देयर रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, मीन्स जो उनका हर महीने का खर्चा है बच्चों, वो जो रेशियो है वो 4:3 में। मतलब अगर ये वाला बच्चा 3 लाख खर्च कर रहा है तो ये वाला 4 लाख खर्च करता है अपना।
इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ, मतलब अगर हर महीने वो उनको सिर्फ 2000 रुपये बच रहे हैं, चाहे पहला बच्चा है चाहे दूसरा बच्चा, दोनों को बच 2000 रुपये ही रहे हैं, क्योंकि खर्च भी तो ज्यादा कर रहे हैं ना वो। तो हमें क्या करना है, हमें उनकी मंथली इनकम्स निकालनी है। तो बच्चों इसको समझने के लिए मैं आपको ये बोलता हूँ कि हम पहले क्या मानते हैं, लेट मंथली इनकम ऑफ 2 persons इज इक्वल टू 9x एंड 7x। ठीक है बच्चों, मीन्स अगर एक की 9x है तो दूसरे की 7x, मैंने ऐसे मान लिया क्योंकि दोनों की इनकम ये है। अब आप कहोगे सर आपने ऐसा क्यों माना, ऐसा इसलिए मानना बच्चों ताकि जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो इसकी फ्रैक्शन हमेशा 9/7 आएगी। हमें इस तरीके से सोचना है कि फ्रैक्शन हमेशा 9/7 आए, क्योंकि ये हमें गिवन है। तो मैंने दोनों की जो इनकम है उसको ऐसे मान लिया कि इसकी 9x है और इसकी मेरी 7x है। ठीक है बच्चों, अब बारी आती है एक्सपेंडिचर की। अब मैंने मान लिया लेट मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 2 persons, जो ये दो सेम पर्सन है, इसका मैंने मान लिया कि इसका जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो 4y है और इसका जो है वो 3y। अब आप कहोगे 4 और 3 क्यों माना, बच्चों सेम रीजन से माना है कि इसका जो रेशियो है वो 4:3 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आप मुझे सिंपल सी एक बात बताओ बच्चों, सपोज करो अगर आपके पापा 10 रुपीज अर्न करते हैं, ठीक है, और उसमें से वो 7 रुपीज का एक्सपेंडिचर कर देते हैं, तो आपकी सेविंग कितनी रह जाएगी। तो आप कहोगे सर ये तो सिंपल है, 10 - 7 हमारे पास रह गए 3 रुपीज। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सेम प्रिंसिपल हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे जब हम अप्लाई करेंगे, फर्स्ट पर्सन की जो सेविंग है, जो फर्स्ट पर्सन की इनकम है वो कितनी है, 9x। हमें क्या करना है, सिंपली इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, मतलब जितनी हमारी कमाई है उसमें से जितना खर्चा हो गया वो निकाल लेंगे तो हमारी सेविंग्स आ जाएगी बच्चों। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट पर्सन के केस में देखा बच्चों कि इसकी इनकम तो 9x है और इसका एक्सपेंडिचर कितना है, 4y है। ठीक है, और इसकी सेविंग कितनी है, इसकी सेविंग तो सर 2000 रुपीज है। ठीक है बच्चों, 2000 लिख दिया हमने, मीन्स 9x - 4y इज इक्वल टू 2000। ये तो मेरा फर्स्ट पर्सन के केस में आ गया। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही मुझे सेकंड पर्सन के केस में देखना है। सेकंड पर्सन की इनकम कितनी थी बच्चों, 7x। उसका एक्सपेंडिचर कितना है बच्चों, 3y - 3y इज इक्वल टू 2000 रुपीज। चलो बच्चों ये भी हो गया हमारा, मीन्स हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है बच्चों, फटाफट से मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ कि इक्वेशन 1 और 2 कैसे आई। हमें क्वेश्चन दिया है कि जो इनकम ऑफ 2 पर्सन है वो 9:7 में है। मैंने क्या मान लिया कि जो मंथली इनकम है 2 पर्सन की, एक की 9x है और एक की 7x है। वो इसलिए माना ताकि जो इनकी रेशियो है वो 9:7 रहे। सेकंड ये बोलता है कि जो उनका एक्सपेंडिचर है उसकी जो रेशियो है वो 4:3 है। मीन्स मैंने मान लिया कि जो मंथली एक्सपेंडिचर है 2 पर्सन का, एक की 4y है तो एक की हमारी आ जाएगी 3y। ठीक है, अब नेक्स्ट वो बोलता है इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 पर मंथ, मतलब दोनों की जो सेविंग है वो 2000 रुपये है एक महीने की। हमें उनकी निकालनी है मंथली इनकम्स। अब मुझे आप सिंपल चीज बताओ, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप 10 रुपये अर्न करते हो बच्चों, उसमें से 7 रुपीज आपने खर्चा कर दिया, तो आपके पास कितने बचे। आप बोलोगे 10 - 7 3 रुपीज बच गए, मतलब 3 रुपीज आपकी सेविंग हो गई। अब ऐसे ही इस केस में मैंने फर्स्ट पर्सन का देखा, उन्होंने 9x रुपीज अर्न करा, तो उसकी जो इनकम है वो 9x हो जाएगी। उसका जो एक्सपेंडिचर है बच्चों वो 4y है, ये उसका एक्सपेंडिचर है। तो जब मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर निकाल दूंगा जैसे मैंने यहाँ पे करा था, तो मेरी सेविंग्स आ जाएंगी। तो इट मीन 9x - 4y इज इक्वल टू 2000। तो मेरी ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई बच्चों। अब सेकंड, ऐसे ही मैंने सेकंड जो पर्सन है उसके केस में देखा, तो इसकी जो इनकम है वो 7x है और जो इसका एक्सपेंडिचर है वो 3y है। तो 9x - 3y इज इक्वल टू 2000। तो ये मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब मुझे सिंपली कुछ नहीं करना बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस को बस सॉल्व करना है और मेरा आंसर आ जाएगा। मैं फटाफट से क्या करता हूँ, इसको एक नए पेज पे लिखता हूँ। 9x - 4y इज इक्वल टू 2000 एंड 7x - 3y इज इक्वल टू 2000। ठीक है बच्चों, अब मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है। मैं क्या करता हूँ, मुझे लगता है कि ये इजी रहेगा अगर हम y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लें। तो ऊपर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया।
जब ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 इंटू 3 27x माइनस 4 इंटू 3 12y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6000 बच्चों, ठीक है। अब ऐसे 4 इंटू 7 28x 4 इंटू 3 माइनस 12y और 4 इंटू 2000 ये आ जाएगा हमारा 8000, ठीक है बच्चों। अब देखो मेरा ये कोफिशिएंट्स बराबर हो गए y वाले, तो मैंने सिंपली क्या करा, यहाँ इसकी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये मेरा माइनस हो जाएगा। तो माइनस 27x में से माइनस 28x जाएंगे तो ये आ जाएगा मेरा माइनस एक्स, ये मेरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इधर मेरा आ जाएगा बच्चों माइनस 2000। तो इट मीन्स x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी बच्चों 2000, ठीक है बच्चों। अब मैंने क्या करा, इसको सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया, तो 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, 9x 9 इंटू 2000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, ठीक है बच्चों। 9 इंटू 2 18,000 मीन्स 18,000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, माइनस 4y इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा, तो 2000 माइनस 18,000 क्या आ जाएगा बच्चों माइनस 16,000। तो 4y की वैल्यू क्या है बच्चों माइनस 16,000, इट मीन्स y की वैल्यू क्या आ जाएगी 16,000 डिवाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 4,000। लो बच्चों x की वैल्यू मेरे पास क्या आई 2000 और y की वैल्यू मेरे पास क्या आई 4000, ठीक है बच्चों। लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है अभी, ये मेरा इनकम्प्लीट आंसर है। अगर आप सिर्फ इतना आंसर लिख के आओगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कंप्लीट आंसर क्या आएगा बच्चों, x की वैल्यू 2000 और y की वैल्यू 4000, तो कंप्लीट आंसर आएगा बच्चों। देखो उसने मुझसे क्या पूछा है कि फाइंड देयर मंथली इनकम, मैंने मंथली इनकम क्या मानी है 9x मानी है और 7x मानी है। तो मंथली इनकम मेरी कितनी आ जाएगी बच्चों 2 पर्सन की, एक की तो 9x है और x की वैल्यू मेरे पास क्या है बच्चों, मैंने निकाला था x की वैल्यू क्या है मेरे पास 2000 और y की वैल्यू क्या है मेरे पास 4000। देख लेते हैं यही है ना, हाँ एग्जैक्टली यही है बच्चों। तो जो मेरी इनकम आएगी वो आएगी 9x मीन्स 9 इंटू 2000। तो जो एक पर्सन है उसकी इनकम तो है 18,000 और जो सेकंड पर्सन है उसकी इनकम क्या है 7x, 7 इंटू 2000 दैट इज इक्वल टू 14,000, ठीक है बच्चों। तो जो सेकंड पर्सन है उसकी इनकम मेरे पास आएगी ये, तो ये हमारा आंसर होगा 18,000 एंड 14,000, ठीक है बच्चों। तो ये इसमें सिर्फ इनकम पूछे, अगर वो एक्सपेंडिचर पूछता तो हम 4y की वैल्यू निकालते और 3y की वैल्यू निकालते, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा। तो इससे हमारे जो आज के जो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस है बच्चों वो हमारे पूरे हो चुके हैं। एक्सरसाइज 3.1 3.2 आप कैसे भी अब आप ट्राई कर लेना, आपका एनसीईआरटी का जो पार्ट है वो पूरा हो चुका है। चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।